अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और कौमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कान छिटवाने, बाल मुंडवाने और गेरुआ कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। यूपी के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की कड़ी तनकीद। कहा, जो समाज को धोखा दे रहे हैं वो सनातनी कैसे हो गए। एनपीआर और एनआरसी के बजाय एसआईआर की मदद से लोगों की शहरियत छीनने की साजिश की जा रही है। असद ओवैसी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हिंद पाक मैच पर शिवसेना की शदीद तनकीद। कहा, बीजेपी और गुजरातियों ने हजारों करोड़ के सट्टे का पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की तौहीन। कैलिफोर्निया में 6 दिन से लापता हिंदुस्तानी तालिब की लाश दस्तियाब। पुरअसरार गुमशुदगी और मौत की तहकीकात शुरू। और कृषि भवन मस्जिद पर खतरात के बादल। इमारत की तामीरों के बहाने मस्जिद को शहीद किए जाने का अंदेशा। टेंडर में मस्जिद के दोबारा तामीर किए जाने का कोई जिक्र नहीं। इलाके के मुसलमानों में तशवीश। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मजलिस के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और फ़िरका परस्त ताकतों को निशाना बनाया और कहा, बीजेपी अब एनपीआर यानी कि कौमी आबादी रजिस्टर और एनआरसी कौमी शहरियत कानून के बजाय एसआईआर स्पेशल इनिशिएटिव डिवीजन के जरिए लोगों की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। पार्टी के 68वें यौम तासीस के मौके पर दारुसलाम हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर मुनक़िदा एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और फ़िरका परस्त ताकतों पर शदीद हमला किया। बिहार के अरकान असम्बली और महाराष्ट्र के नौमुंतखब म्यूनसिपल कौंसिल अरकान की मौजूदगी में ओवैसी ने एसआईआर सर्वे के हवाले से दावा किया कि बीजेपी अब एनपीआर और एनआरसी के बजाय एसआईआर के जरिए शहरियान की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अपने एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक पहले आया था इस पे। शौकत हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। लोग नहीं जानते कि ये भाई बहन खुद 14 हैं। शौकत के बड़े भाई को 16 बच्चे हैं। उन्होंने उस पस मंजर में बोला। अच्छा, तीसरी बात, एक महाराष्ट्र से कोई बोलते हैं कि भाई इतने बच्चे पैदा करो, कोई वहां बोलता है इतने बच्चे। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। कल तक आरएसएस का और बीजेपी का क्या था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सुप्रीम को किसी ने कहा, एक प्राइवेट नंबर्स बिल भी डाल दिए कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब जब आरएसएस को पता चल गया कि भाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत के पास है, जिसमें हमारी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देश जवान रहेगा सिर्फ 20-25 साल तक आने वाले। उसके बाद इस देश की 12 से 15% आबादी बूढ़े हो जाएंगे। और इनको मालूम हो गया कि एक 2100 में मुसलमान की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अब से बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत के साथ दोनों मिलकर एक ही सुर में कहा। नायडू और आरएसएस तो एक हो गए, मगर एक ही सुर में कि बच्चे पैदा करो। अरे आप बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोलेगा। वहां पर कुछ आपको तकलीफ नहीं है। शौकत ने जो कहा वो ये बात है। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का। वो आस्था की बुनियाद पर था। और मैंने उस वक्त, अगर आप एएनआई का रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, जो जजमेंट के बाद मैंने आपके वहाँ पे जो ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट है प्रमोद साहब को मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि ये यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। कोई भी कहेगा मेरी ये आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से जोड़ दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया ना, तो अब बोलना कि कयामत नहीं बनने देंगे। नहीं, सेटल आपने सेटल कहां किया? आपने तो संभल को खोल दिया, आपने काशी मथुरा को खोल दिया,
आपने मध्य प्रदेश के मसले को खोल दिया। एज फार एज राम मंदिर इज कंसर्न दैट इज सेटल्ड। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हाँ, जस्टिस JS वर्मा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो इतना ही बोलकर रुक जाता हूं मैं। तो ये जो बोलते हैं, योगी जी ने बोला कयामत तक नहीं बनेगी, और वो बंदा बोल रहा है कयामत तक ये बाबरी मस्जिद रहेगी, इसको, इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा, हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा, उनसे पूछ लीजिए, उर्दू बोलना पड़ा ना उनको। तो वैसे ही आप भी देखता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं। आपने जैसे पीछे बोला कि बुरखे वाली अब प्रधानमंत्री बनेंगी। नहीं, नवीन साहब एक बात, इसको बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, तो नहीं, क्यों नहीं, सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो देखिए, इसमें एक रिलीजन का बनेगा ऐसा नहीं, देखिए संविधान में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जो पाकिस्तान में है कि एक ही रिलीजन का होगा? नहीं है, नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि आप हमेशा हम ताना मारते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को, ये आगे नहीं बढ़ाते, ये इनको दबा देते हैं, इनको हकीकत मालूम ही नहीं, इनको हकीकत मालूम नहीं। काश ये कभी आते किसी कॉलेजेस में जाकर देखते या मुस्लिम इलाके में जाकर देखते कितनी मेहनतें, जुस्तजू और कुर्बानियां देकर बच्चियां पढ़ रही हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो महज योगी होने का ढंग रचा रहे हैं। उन्होंने तंजिया कहा कि महज कान छिदवाने, गेरवा लिबास पहन लेने और सर मुंडवाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। अखिलेश ने सवाल किया कि मुल्क और कौम को हर कदम पर धोखा देकर अपने आप को आप कैसे सनातनी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर कहा है कि हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कहीं होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कहीं होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी सब चीजें आ रही हैं। चिकन बर्गर तो पहले ही मिल रहा था, चिकन पिज्जा मिल रहा था, और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, तो बताओ क्या बचा हमारे देश में? तो ये जानबूझ करके उस दिशा में सनातन धर्म, और खुद ही सनातनी नहीं है, बताइए आप। नेताजी, एप्स्टीन फाइल्स जो में सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। एप्स्टीन फाइल्स में जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा, और जो भेदभाव रखते हैं वो सनातनी नहीं हो सकते। दिल्ली में तरक्याती तामीराती सेंट्रल विस्टार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सबब कृषि भवन मस्जिद के ताल्लुक से अब सूरत-ए-हाल अचानक तब्दील होती नजर आ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी को CPWD की जानिब से कृषि भवन और शास्त्री भवन की अजसर नौ तामीर किए गए टेंडर दस्तावेजात में मस्जिद को हटाए जाने वाली इमारतों की फहरिस्त में वाज़ेह तौर पर शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन टेंडर के साथ मुंसलिक नक्शे में मस्जिद को मुजव्वज़ा इमारत के नए नक्शे में उसकी असल जगह पर नहीं दिखाया गया।
वाज़ेह है कि इस टेंडर में बोली जमा करवाने की आखिरी तारीख 13 फरवरी है और इसे 24 माह में मुकम्मल किया जाना है। वाज़ेह है कि कृषि भवन अहाते में वाक़े खदीमी मस्जिद में सरकारी मुलाजिमीन नमाज अदा करते हैं। दिल्ली में मजहबी मकामात को मुनहदिम किए जाने का सिलसिला जोरों पर है। मसलन मसाजिद, दरगाहें और दीगर मजहबी इमारतें मुनहदिम की जा चुकी हैं। अब कृषि भवन अहाते में वाक़े खदीमी मस्जिद सुर्खियों में है, जिस पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में महाशिवरात्रि के मौके पर जलसे से खिताब किया और कहा, बीजेपी हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद की पाबंद अहद है। इस मौके पर उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से गुजरात और देश के लोगों को आज मन, शरीर, आत्मा और परम तत्व सभी को संरेखित करने के उत्सव शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। हिंद पाक मैच पर शदीद तनकीद करते हुए संजय रावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहते थे, मगर बीजेपी और गुजरातियों ने करोड़ों रुपए के सट्टे के लिए हिंदुस्तानी अवाम की खुशियों का गला घोट दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि इससे पहले सट्टे से पाकिस्तान ने 25,000 करोड़ रुपये कमाए थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और गुजराती लॉबी सट्टा और बिटिंग का ये कारोबार चलाती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा सट्टा लगता है और इसी पैसे के लिए आज बीजेपी हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात को गिरवी रख दिया। मैच है ये, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, ये जय शाह वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा है। भारत की जनता का मन नहीं है, भारत की जनता की मान्यता नहीं है भारत पाकिस्तान मैच खेलने में, उनकी इच्छा नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा जो क्रिकेट में जो बेटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, वो इस मैच पे होता है और ये पैसा पाकिस्तान में भी जाता है और यहाँ के जो दलाल है सब पॉलिटिक्स में, खास करके बीजेपी में पॉलिटिशियंस, उनको भी जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट गुजरात से चलता है और राजस्थान से चलता है, बेटिंग का और गैम्बलिंग का। लास्ट मैच जो हो गया उससे 25,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान में गया
गैम्बलिंग और बेटिंग का 25,000 करोड़। वही पैसा फिर टेररिस्ट को मिलता है, फिर कोई पहलगांव में जाता है, कोई पुलवामा में आता है, कोई उरी में आता है, कोई पठानकोट में, यही पैसे से आता है भारत पाकिस्तान क्रिकेट। और ये पैसे देने वाले उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही लोग हैं। जय शाह और पाकिस्तान का ये खेल है, और जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं। अगर दूसरा कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आती। क्या पाकिस्तान के साथ आप ऑपरेशन सिंदूर रोक सकते हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते, क्योंकि वहां पैसा है ना। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच है, जिसको भारत की जनता उसके खिलाफ है, विरोध में है, आप वो मैच नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि पैसा है। पैसा आएगा आपके पास, हजारों करोड़ रुपया गैम्बलिंग और बेटिंग का आ जाएगा, सबको मिलेगा, बांट जाएगा, मिल बांट कर खाएंगे, पाकिस्तान तक जाएगा। उस पैसे से पाकिस्तान भारत में टेररिज्म बढ़ाएगा, पुलवामा करेगा, पहलगांव करेगा, उरी करेगा, पठानकोट करेगा। हाँ, ये आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका हिंदुत्व है। और उधर कोलंबो में खेले जाने वाले इस हिंद पाक मैच के लिए लोगों में जबरदस्त जोश पाया जाता है। हिंद पाक से बड़े पैमाने पर क्रिकेट शायकीन कोलंबो पहुंच रहे हैं और शायकीन ने कहा है कि एक दिलचस्प मैच है और हिंदुस्तान इसमें शानदार कामयाबी हासिल कर लेगा। एक्साइटमेंट लाइक मैच 7 बजे, मैं सुबह 11 बजे से आया हूँ। 3 दिन पहले ही मैं लंका लैंड हो चुका हूँ। इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। ये मेरा तीसरा मैच है इंडिया पाकिस्तान का। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं क्या एक्सपेक्टिंग की आपको भारतीय टीम से? भारतीय मुझसे मैंने अफगानिस्तान इसका जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का 2 दिन पहले मैच देखा था। विकेट थोड़ा स्लो है, बट मेरे को उम्मीद है जो भी ये लोग अपने स्पिनर पे थोड़ा वो कर रहे हैं, मैं वैसे वर्ड नहीं यूज करूंगा, तो उससे लाख गुना अच्छे स्पिनर मेरे इंडिया में है और मुंबई में है, हमारे बैंगलोर में उससे लाख गुना अच्छे स्पिनर है। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं अभिषेक है, ईशान जो फॉर्म में चल रहे हैं, और स्पेशली हार्दिक एंड दुबे स्पिनर, इनके स्पिनर को काफी ज्यादा अटैक करेंगे। यहाँ पर भारतीय टीम जिस फॉर्म में लग रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला कर पाएगी भारत का? मुश्किल है, लेकिन स्लो पिच है, वो रात को देखेंगे। जैसे कि स्काई भाई ने कल बोला था, पिच काफी अच्छा है, तो जैसे कि फैन सोच रहे हैं कि वही स्लो पिच है और उस पिच पे मैच हो रहा है हालांकि, बट पिच क्या हरकत करेगी वो नाइट पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में मैंने देखा था जिम्बाब्वे ने बैटिंग बहुत अच्छा करा था, सेकंड इनिंग में यहाँ पे वेदर चेंज हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा बॉल मूवमेंट होगा, क्या होगा वो सेकंड इनिंग में मालूम होगा। नहीं, मैं पूरा जोश से आया हूँ और मैं आज ऑपरेशन 2.0 करने वाला हूँ यहाँ स्टेडियम के अंदर से। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी हमारी ऑपरेशन 1 सिंदूर को अंजाम दिया था बॉर्डर पे जाके, मैं चाहता हूँ कि स्टेडियम के अंदर जो हमारी ट्रॉफी अभी एशिया कप की छुपा के रखी हुई है उन्होंने, वो एशिया कप की ट्रॉफी लेने के लिए मेरे को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना पड़ेगा। और मुसलसल 6 दिनों से लापता हिंदुस्तानी तालिब इल्म साकित सिवासाया अमेरिका के कैलिफोर्निया में मुर्दा पाया गया। सिवासाया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में केमिकल और बायो मॉलिक्यूल्स इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के लिए गया था। वो 9 फरवरी से ही लापता था। साकित को आखिरी बार कैंपस से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर देखा गया, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। सिवासाया के रूममेट बनी सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में मालूमात मांगी थी। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास का साबिक तालिब इल्म था और बर्कले में मास्टर्स की तालीम हासिल करने के लिए पहुंचा था। कर्नाटक के साकित की मौत की सैन फ्रांसिस्को वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने हिंदुस्तानी तालिब इल्म की लाश बरामद कर ली है। साकित के लिग्निन प्रोफाइल के मुताबिक वो उन 6 अफराद में शामिल था जिनके पास हाइपरलोप के लिए माइक्रो चैनल कूलिंग सिस्टम और इसका तरीक़े ईजाद का पेटेंट था। हुक्काम ने कहा कि इसकी मौत की वजूहात का पता चलाने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कान छिदवाने, बाल मुंडवाने और गेरुआ कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। यूपी के चीफ मिनिस्टर पर अखिलेश यादव की कड़ी तनकीद। कहा, जो समाज को धोखा दे रहे हैं वो सनातनी कैसे हो गए। NPR और NRC के बजाय SIR की मदद से लोगों की शहरियत छीनने की साजिश की जा रही है। असद ओवैसी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हिंद पाक मैच पर शिवसेना की शदीद तनकीद। कहा, बीजेपी और गुजरातियों ने हजारों करोड़ के सट्टे का पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की तौहीन।
कैलिफोर्निया में 6 दिन से लापता हिंदुस्तानी तालिब इल्म की लाश दस्तियाब, पुरअसरार गुमशुदगी और मौत की तहकीकात शुरू। और कृषि भवन मस्जिद पर खतरात के बादल, इमारत की तामीरों के बहाने मस्जिद को शहीद किए जाने का अंदेशा। टेंडर में मस्जिद के दोबारा तामीर किए जाने का कोई जिक्र नहीं, इलाके के मुसलमानों में तशवीश। इसी के साथ कौमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। देखते रहिए मजीद अपडेट्स के लिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।